हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर हाउ टू यूज एंटीबायोटिक एथिकली या जुडिशियसली दोस्तों इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि वैसे तो किसी भी एंटीबायोटिक को किसी भी इन्फेक्शन में अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर अपन अनएथिकल यूज करेंगे एंटीबायोटिक का तो उससे रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से टाइप का इन्फेक्शन करता है और उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ है वो यही है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा इन्फेक्शन करता है और उसके लिए क्या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक अपने को यूज करनी चाहिए। तो अपने को एथिकल एंटीबायोटिक का यूज कैसे करना है वो आज अपन सीखेंगे। दोस्तों, अभी तक जैसा मैंने अभी बताया, किसी भी एंटीबायोटिक को किसी भी इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है, जो ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे अपन आया पेशेंट, अपन जनरल प्रैक्टिस कोई कर रहा है या अपन कर रहे हैं, तो कोई भी पेशेंट आया, एक सेफ्ट्रिएक्सोन एक अमीकासिन लगा दिया, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पेशेंट को रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि जहाँ कोई अगर किसी को मान लो वायरल URI है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसका कॉज वायरल है, और वहाँ हम वैसे ही अननेसेसरली या अनएथिकली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, सेफ्ट्रिएक्सोन लगा रहे हैं, तो दोस्तों उससे क्या होगा, धीरे धीरे कम्युनिटी में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और जो हमारे एंटीबायोटिक हैं वो फिर काम करना बंद कर देते हैं उन बैक्टीरिया के खिलाफ। वो उनका रेजिस्टेंट हो जाता है और वो उतना अच्छा प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक हर बात पर पेशेंट को अमीकासिन, जेंटा, सेफ्ट्रिएक्सोन इतने ज़्यादा लगाए हैं सर्दी खांसी में भी कि जब पहले फीवर बैक्ट्रीम टैबलेट अपन दे देते थे, कॉट्रीमोक्साजोल, तो उसी से फीवर उतर जाता था। अगर किसी को सिप्लॉक्स देते थे तो उसके जो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन वो ठीक हो जाते थे। अगर किसी को मॉक्स दे देते थे तो खांसी ठीक हो जाती थी। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता। अब मॉक्स क्लैब खाने से सिंपल सोर थ्रोट भी ठीक नहीं होता है कई लोगों का, और उसके लिए वो फेरोपेनेम्स लेते हैं, जो कि बहुत ही हैवी और बहुत ही हायर एंटीबायोटिक है, जो कि अपने को ICU वगैरह में यूज करना चाहिए या करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो अपना ये लेक्चर है, इसका ये पर्पज़ यही है कि अपन कैसे एथिकल यूज एंटीबायोटिक का करें। हमें पता होना चाहिए अगर ये इन्फेक्शन है तो पेशेंट को ये बैक्टीरिया है और इसके लिए ये एंटीबायोटिक अपन यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसी का आज अपन स्टार्ट करेंगे, एंटीबायोटिक का कैसे यूज करें। तो उससे पहले थोड़ा सा अपने को बैक्टीरिया को समझना पड़ेगा। दोस्तों, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत डिटेल में नहीं, वो आप माइक्रोबायोलॉजी के आप देख सकते हो वीडियो, उसमें मिल जाएगा आपको। लेकिन हमको एक जनरल प्रैक्टिस में, जब अपन जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया को कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो इसको ये इन्फेक्शन है, तो उससे रिलेटेड ही हम एंटीबायोटिक दें। तो वो कैसे पता चलेगा, उससे रिलेटेड मैंने एक अपना खुद का बैक्टीरिया को क्लासीफाई करा है। एक्चुअली ये कोई माइक्रोबायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी नहीं है और ये कोई मेडिसिन का भी क्लासिफिकेशन नहीं है, बट ये बहुत ही काम का क्लासिफिकेशन है, जिसको अपन जनरल प्रैक्टिस में अगर यूज करेंगे तो हमें उससे बहुत सारा आइडिया होगा कि कौन सा बैक्टीरिया किससे रिलेटेड है और ये क्या इन्फेक्शन करता है। तो उससे फिर अपन इजीली उसके लिए जो दवाई है, जो एंटीबायोटिक है, वो भी इजीली याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बैक्टीरिया को हमने 4 परिवार में बांटा हुआ है। 4 परिवार में बांटा है। कौन कौन से 4 परिवार हैं? एक तो ग्राम पॉजिटिव परिवार है, दूसरा ग्राम नेगेटिव, तीसरा एटिपिकल और चौथा एनारोबिक बैक्टीरिया। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एटिपिकल एंड एनारोबिक। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें केवल सब जानते हैं 2 ही मेन सदस्य हैं, उसके 2 ही मुखिया हैं। कौन कौन? एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये 2 हैं, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये 2 मेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा इसकी ऐसे अपन बोलें एक और सदस्य है, उसको अपन मरसा या वर्षा बोलते हैं। तो उसको अगर आप और आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, केवल अभी आप नाम सुन लो, मरसा और वर्षा। मरसा वर्षा क्या होता है वो आगे अपन देखेंगे।
जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उसमें बहुत सारा सदस्य हैं, तो एक तरह से वो जॉइंट परिवार की तरह है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि जैसे कौन कौन से, हीमोफिलस, इकोलाई, लिस्टीरिया, प्रोटियस, साल्मोनेला, सीगेला, ये मेन जो बैक्टीरिया हैं जो अपने जनरल प्रैक्टिस में अपन देखते हैं, इनके इन्फेक्शन अपन देखते हैं, इनको हैं ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एटिपिकल, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एटिपिकल, ये बैक्टीरिया जैसे हैं भी नहीं, ना ही इनके बैक्टीरिया जैसे काम है, ना ही बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन करते हैं, तो ये एक है, इनको बोलते हैं अपन एटिपिकल बैक्टीरिया। और एक लास्ट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं दोस्तों वो हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जैसा अपन बोले घर का भेदी लंका ढाए, मतलब ये अपने शरीर के अंदर रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी इनको मौका मिल जाता है, जब भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जब भी हमको कोई हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये फिर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर देते हैं। मतलब हमारे साथ हर समय रह रहे हैं, लेकिन जैसे इनको मौका मिलेगा तो ये इन्फेक्शन कर देंगे, तो इनको अपन बोलते हैं एनारोबिक। और डिटेल में अभी इस लेक्चर में ही अपन सारा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो भी बताया, उसको एक बार थोड़ा सा देखो। एंटीबायोटिक समझने से पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया को समझते हैं अपन। तो 4 परिवार जैसा मैंने अभी बताया, ग्राम पॉजिटिव परिवार है, 2 सदस्य हैं मेनली इसके, स्टेफ ऑरियस और स्टेप्टोकोकस। इसका जैसे मैंने बताया मर्सा और वर्षा, ये दोनों एक ही हैं। पहले जब ये छोटा था ये बैक्टीरिया है, इनके सदस्य के मैंने बेटी लिखा है, एक बेटी है मर्सा या वर्षा। जब ये बेटी छोटी थी तो इसका नाम मर्सा था, बड़ी होकर ये वर्षा बन गई। अपन देखेंगे कैसे मर्सा बन गई, क्या वर्षा बन गई, आगे देखेंगे। ग्राम नेगेटिव परिवार दूसरा, ये जॉइंट परिवार, जैसे मैंने कहा जॉइंट परिवार इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। जो कॉमन बैक्टीरिया हैं जो अपन जनरल प्रैक्टिस में फेस करते हैं, जिनके इन्फेक्शन अपन देखते हैं, वो है एच इन्फ्लुएंजा, दूसरा ई कोलाई, लिस्टीरिया, प्रोटियस, साल्मोनेला एंड सीगेला। इसको अपन इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, हेल्प्स से एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, लिस्टीरिया, प्रोटियस, साल्मोनेला, सीगेला, ये हो गया। एटिपिकल अलग ही रहते हैं, आगे अपन देखेंगे। एनारोबिक जैसा मैंने अभी बताया, घर में ही रहते हैं और आपको ही निपटाने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन बैक्टीरिया के बारे में। अब इसका क्या मतलब है, क्या इससे समझा, आपने समझ लिया ग्राम पॉजिटिव हैं 2 बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव हैं कई सारे बैक्टीरिया, एटिपिकल, एनारोबिक। अब जो हमारी बॉडी है दोस्तों, उसके अंदर जो अपने पैथोजेंस हैं, स्पेशली मेनली पैथोजेंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही अपने को ज़्यादातर होते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें हर समय एक युद्ध चलता रहता है, वार चलता रहता है, लड़ाई होती रहती है। तो अब जब लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली लड़ाई किससे होगी, कोई तो एनिमी चाहिए। एनिमी जैसा मैंने बताया, ये पैथोजन मेनली बैक्टीरिया, ये 4 टाइप के बैक्टीरिया, एटिपिकल, एनारोबिक, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये एनिमी हो गए। और जो लड़ाई किससे होती है, हमारे इम्यून सिस्टम से होती है। अब लड़ाई होती है तो कुछ वेपन्स भी चाहिए। वेपन्स क्या, ये बैक्टीरिया क्या वेपन्स यूज करते हैं, ये टॉक्सिन्स निकालते हैं, डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं इनके अंदर, उसको ये हमारी बॉडी में छोड़ते हैं, तो ये इनके वेपन्स होते हैं, टॉक्सिन्स। और उसके बाद फिर अब इतना सारा युद्ध लड़ा जा रहा है, वार हो रहा है, तो इसके लिए एक ग्राउंड भी होना चाहिए ना जहां पे युद्ध लड़ा जाएगा। तो इस वार ग्राउंड को ही दोस्तों अपन बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनका स्पेसिफिकेशन है कि वो इस जगह से ही अपने बॉडी में एंट्री करेंगे। ग्राम नेगेटिव का अलग है, उनको फिक्स है कि ये इस जगह से ही अपने बॉडी में एंट्री करेंगे। तो पोर्टल ऑफ एंट्री ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंट है, ग्राम नेगेटिव का डिफरेंट है। और दोस्तों यही हमको समझना है कि ग्राम पॉजिटिव कहाँ से एंट्री करते हैं अपने बॉडी में। तो ऑब्वियसली जो बैटल ग्राउंड है वो कहाँ होगा, वही जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वही उसका बैटल ग्राउंड होगा, और वहीं पे वो वार चलेगा उनके बीच में इम्यून सिस्टम, और वहीं पे वो इन्फेक्शन करेगा। जैसे अपन देखेंगे, तो चलो अभी एक जनरलाइज अपन पढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि पोर्टल ऑफ एंट्री या वार का ग्राउंड जो होता है वो क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। सबसे पहले हमारी स्किन होती है जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, अपने को कवर करती है पूरे बॉडी को। तो सबसे पहला वार तो कहाँ होगा, स्किन पे ही होगा। तो कोई भी बैक्टीरिया है वो सबसे पहले चांस है पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो सकता है उसका, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है। दोस्तों स्किन में कौन कौन से इन्फेक्शन है आप जानते हो, एक बार मैं, हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो जो अपना बैटल ग्राउंड या जो पोर्टल ऑफ एंट्री है, अगर या क्या क्या हो सकता है,
सबसे पहले स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन जो हमारा है पहला बैटल ग्राउंड है, यहाँ पे बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। तो अगर स्किन में इन्फेक्शन होगा तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन के नाम है, एक बार आप इसको देख लो। इम्पेटिगो हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, फरंकल हो सकता है, कार्बंकल हो सकता है, सेल्यूलाइटिस होता है, नेक्रोटाइजिंग फेसियाटिस हो सकता है, इरिसिपिलस हो सकता है। ये अगर कोई भी बैक्टीरिया स्किन के थ्रू इन्फेक्शन करेगा तो ये सारे इन्फेक्शन करेगा। दूसरा दोस्तों पोर्टल ऑफ एंट्री जो मोस्ट कॉमन होता है, ईएनटी इन्फेक्शन होते हैं। इसके अंदर ओटाइटिस, अगर कान में जाता है तो ओटाइटिस हो सकता है, साइनस हो सकता है, साइनस में जाता है तो साइनोसाइटिस हो सकता है, फेरिंग्स में जाता है तो फेरेंजाइटिस हो सकता है, लेरिंग्स में जाता है तो लेरेंजाइटिस हो सकता है, ट्रेकिया में जाता है तो ट्रेकियाइटिस हो सकता है। तो ये सारे ईएनटी के इन्फेक्शन हो गए। नेक्स्ट दोस्तों चेस्ट या थोरेक्स में जाता है बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली निमोनिया करता है। अदर इन्फेक्शन भी कर सकता है, लाइक मीडियास्टिनाइटिस कर सकता है। अगर ये जो बैक्टीरिया है जीआईटी या एब्डोमेन में जाता है दोस्तों तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कर सकता है, लीवर से या बिलियरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन कर सकता है, या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू अगर एंट्री करता है तो यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन करता है। और अगर वो पेशेंट बैक्टीरिया ब्रेन में जाता है तो मेनिंजाइटिस कर सकता है या एनकेफेलाइटिस कर सकता है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया के लिए इनके अलावा हमारे शरीर में एंट्री करने का और कोई साधन नहीं है, मतलब जगह नहीं है। तो या तो वो स्किन के थ्रू अपने को एंट्री करेगा अपनी बॉडी में, या ईएनटी के थ्रू बॉडी में एंट्री करेगा, या चेस्ट के थ्रू एंट्री करेगा, या जीआईटी के थ्रू एंट्री करेगा, या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू एंट्री करेगा, या फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन में जाएगा और ये मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस करेगा दोस्तों। तो अब ये पोर्टल ऑफ एंट्री हैं 6, अपने जो देख रहे हो इस स्क्रीन पे आ रहा है, ये 6 पोर्टल ऑफ एंट्री हैं। अगर इस पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू करेगा एंट्री तो कौन सा इन्फेक्शन करेगा वो भी मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात ये समझनी है बस अपने को कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ से एंट्री करता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो समझ लो आपका आधा जो नॉलेज है एंटीबायोटिक से रिलेटेड वो आपको आ जाएगा। जैसा अपन अभी आगे अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में अभी हम पहले पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो अभी अपन ने पोर्टल ऑफ एंट्री देखे, इनमें से कौन कौन से पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने बॉडी में एंट्री करता है और फिर उसके लिए क्या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया था, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेनली एक तो स्टेप्टोकोकस आता है, एक स्टेफाइलोकोकस आता है। ये 2 बैक्टीरिया हैं। ये दोनों ही बैक्टीरिया एक्चुअली वायुसेना, जब वार चलते हैं ना तो वायुसेना के थ्रू, मींस जो एयर के थ्रू या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है इनसे। जैसा मैंने अभी ये वायुसेना इसलिए बोला जिससे कि आपको याद रहे, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये जनरली हमारे एयर में ट्रेवल करते हैं, और ये एयर में ट्रेवल करते हैं और ड्रॉपलेट के थ्रू हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोच के देखिए एक बार, जो मैंने अभी 6 आपको बताए थे पोर्टल ऑफ एंट्री, इनमें से कौन कौन से पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू जो बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया अपने एयर में उड़ रहा है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में है, तो उसके लिए कौन सा रूट है जिससे वो अपने बॉडी में एंट्री कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला रूट स्किन है। ऑब्वियसली कोई भी ड्रॉपलेट आई अपने स्किन पर चिपक सकती है, तो पहला रूट तो यही हो गया इसका। दूसरा दोस्तों, कोई भी अपन ने सांस लिया, अपने सामने किसी ने छींका खांसा, उसको इन्फेक्शन है, तो जो उसके बैक्टीरिया थे अपने ड्रॉपलेट के थ्रू एयर में ट्रेवल कर रहे हैं। और दूसरा जो एक नॉर्मल पर्सन है जिसको इन्फेक्शन नहीं है, उसके थ्रू उसके ईएनटी इन्फेक्शन कर सकते हैं, मतलब नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू उसके अंदर जा सकते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया था ईएनटी में क्या क्या, साइनोसाइटिस हो सकता है, ओटाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, ट्रेकियाइटिस हो सकता है, ये सारे इन्फेक्शन करेगा। तो बस अपने को ग्राम पॉजिटिव में एक ही वर्ड याद रखना है कि ये एयर बॉर्न डिजीज करते हैं या ड्रॉपलेट के थ्रू बॉडी में एनवायरनमेंट में ट्रेवल करते रहते हैं। तो अपने ईएनटी इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके ब्रेन में जा सकता है? क्योंकि वो एयर से ट्रेवल कर रहा है तो ब्रेन में नहीं जा सकता, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। वो अलग चीज है कि अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन के थ्रू
अगर कोई इन्फेक्शन है, वो तो कोई भी इन्फेक्शन दोस्तों ब्रेन में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। सिस्टेमिक, एक बार अगर किसी को सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके, वो लंग्स में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, आंख में भी, कान में भी, कहीं भी जा सकता है। लेकिन पहला जो इन्फेक्शन करेगा ग्राम पॉजिटिव, या तो स्किन में करेगा या अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ईएनटी इन्फेक्शन करेगा दोस्तों। दूसरा, हाँ मैं कह रहा था कि क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है? दोस्तों डायरेक्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने यूटीआई और ये सब भी इन्फेक्शन बहुत ही रेयरली करता है, करता ही नहीं है। अब एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो बैक्टीरिया करेंगे जिनका फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिशन हो, वो अपने यूरोजेनाइटल, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है दोस्तों। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मेरा आज का क्लास का यही पर्पज है कि हमको देख के, जैसे अब किसी कोई पेशेंट आपके पास आया, तो अगर उसको मान लो किसी को फेरेंजाइटिस है, या किसी को लेरेंजाइटिस है, या किसी को साइनोसाइटिस है, या किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या किसी को और सीवियर होकर निमोनिया या लंग इन्फेक्शन है, तो दोस्तों आपको केवल दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं आपको पता है, स्ट्रेप्टोकोकस है, या स्टेफाइलोकोकस है, या मर्सा वर्सा हो सकते हैं किसी रेयरली। तो ये चीज आपको पता चल गया। केवल अगर किसी के मान लो सेल्यूलाइटिस है, फॉलिकुलाइटिस है, बॉयल्स है, इरिपिसेल्स है, इम्पेटिगो है, नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस है, अगर ये इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, तो दोस्तों ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं इस लेक्चर में। तो दोस्तों अब आप देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया, ये दो नाम हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। और जो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या इवन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? एरोसोल, वायुसेना आपको याद रखना है। तो ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन करते हैं, ये हवा में उड़ते रहते हैं। दैट्स वाई मेनली कॉजेज ईएनटी इन्फेक्शन। और ड्रॉपलेट अपने को ईएनटी जो है अपना, उसके थ्रू इनहेल अपन कर लेते हैं। अगर ये नोज में जाता है तो साइनोसाइटिस कर देता है, फेरिंग्स में जाता है तो फेरेंजाइटिस कर देता है, ट्रेकिया में जाता है तो ट्रेकियाइटिस कर देता है, और लेरिंग्स में जाता है तो लेरेंजाइटिस कर देता है, और फाइनली अगर ये लंग्स में पहुंच जाता है तो दोस्तों न्यूमोनाइटिस कर सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, तो आपके दिमाग में केवल एक ही बात आनी चाहिए दोस्तों कि इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है। बस इतना समझ गए तो फिर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो वो आप देख लो, उसको याद रख लो, तो वही एंटीबायोटिक आपको देनी है। अगर किसी को पेशेंट आता है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यही देना है कि भाई जो ग्राम पॉजिटिव में ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होते हैं दो। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया, ईएनटी इन्फेक्शन करता है, या दूसरा स्किन इन्फेक्शन कर सकता है। स्किन इन्फेक्शन कैसे करता है दोस्तों? बहुत सारे बैक्टीरिया अपनी स्किन पे ऑलरेडी कमेंशियल की तरह रहते हैं, चिपके रहते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं करते क्योंकि अपन हाइजीन मेंटेन करते हैं। लेकिन कई बार क्या हुआ, स्किन अपनी एब्रेशन हो गया, कोई कट लग गया और ब्लड उसको मिल गया। ब्लड उस बैक्टीरिया के लिए क्या कल्चर मीडिया है, तो उस कल्चर मीडिया के थ्रू क्या करेगा, वो जो बैक्टीरिया है अपना ग्रो करेगा, और ग्रो करके क्या करेगा, बाद में फिर फाइनली इन्फेक्शन कर देगा। तो स्किन में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार वापस देखिए। अगर किसी को सर्जरी हुई है तो उसका सर्जिकल साइट का जो वुंड है उस पर दोस्तों वो इन्फेक्शन कर सकता है। बॉयल्स कर सकता है, फरंकल्स कर सकता है, इम्पेटिगो कर सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस कर सकता है, सेल्यूलाइटिस कर सकता है, पस कर सकता है, एब्सिस कर सकता है, डायबिटिक फूट में जो इन्फेक्शन होता है दोस्तों वो भी कर सकता है। तो स्किन में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो स्किन इन्फेक्शन करते हैं दोस्तों? जैसा मैंने बताया अभी, मेनली कौन कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही स्किन इन्फेक्शन करते हैं। उसमें दोनों आप जानते हो, एक तो स्टेफ ऑरियस है और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है दोस्तों। स्किन इन्फेक्शन के लिए स्ट्रेप्टोकोकस का ये स्पेसिफिक स्पीसीज है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये अपने स्किन के इन्फेक्शन करता है। दूसरा दोस्तों, कुछ साइट स्पेसिफिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे पेरिनियल एब्सिस अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो दोस्तों उसमें ग्राम नेगेटिव बैसिलाई भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, किसी पेशेंट को HIV है या और कोई रीजन से उसका इम्यूनिटी वीक है, तो दोस्तों उसको स्यूडोमोनास या एंटेरोकोकस भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये स्किन इन्फेक्शन
और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं दोस्तों। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के थ्रू किसके थ्रू ये जाते हैं स्किन में और इसमें एरोसोल के थ्रू। तो नेक्स्ट जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जीआईटी या यूटीआई कर सकता है या ब्रेन में जा सकता है? दोस्तों नहीं, सीधे नहीं जाता, लेकिन रेयरली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहीं भी जा सकता है। जीआईटी में भी जा सकता है, यूटीआई भी कर सकता है, ब्रेन में भी इवन जा सकता है, लेकिन रेयर होता है। हमारे माइंड में अगर कोई फर्स्ट हमारे पास आ रहा है पेशेंट, जनरल ओपीडी में आ रहा है, तो उसको अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या उसको स्किन इन्फेक्शन है, तो अपने दिमाग में केवल यही है कि इसको ग्राम पॉजिटिव या तो स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है, बस। अगर पेशेंट आईसीयू में है और कुछ है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बीमारी है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। उसके लिए अपने को और पढ़ना पड़ता है, और वो विद टाइम प्रैक्टिस के साथ चीजें आती जाती। दोस्तों अब अपन ने ग्राम पॉजिटिव के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से इन्फेक्शन करता है। अब नेक्स्ट जो हम ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट है, कौन सी एंटीबायोटिक हमको देनी है अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है। ये दो ही चीजें तो अपने को सीखनी है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा इन्फेक्शन करता है और कौन से बैक्टीरिया का क्या ट्रीटमेंट है, बस ये दो चीजें अपने को सीखनी है दोस्तों। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट है दोस्तों, पहले जो पेनिसिलिन थी वो उसके लिए बेस्ट थी। मतलब थी क्यों, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जितने भी कटे फटे जो भी लोगों को इन्फेक्शन हुए थे, सब पेनिसिलिन से सही हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने मतलब डॉक्टरों ने इस पेनिसिलिन का इतना ज्यादा अनएथिकल यूज किया दोस्तों। हर पेशेंट को पेनिसिलिन लगाए डॉक्टरों ने, हर पेशेंट को लगाए, इवन जानवरों को भी लगाए, पशुओं को भी लगाए पेनिसिलिन। तो दोस्तों रेजिस्टेंट डेवलप हो गया पेनिसिलिन का। रेजिस्टेंट डेवलप होने की वजह से अब पेनिसिलिन इतना यूज नहीं होता। एक तो उसका रेजिस्टेंट हो गया, दूसरा पेनिसिलिन का एक जानते ही हो आप एनाफाइलेक्सिस हो जाता है पेनिसिलिन से। इस वजह से भी धीरे धीरे पेनिसिलिन की जगह नए एंटीबायोटिक दोस्तों आ गए। तो अब जो पेनिसिलिन का केवल सिंगल यूज है, जो आज की तारीख में आज भी एक यूज है जो पेनिसिलिन का अपन करते हैं, वो है प्रोफाइलेक्सिस फॉर आरएचडी। आरएचडी दोस्तों रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको पेनिसिलिन इंजेक्शन है, पेंड्यूरा के नाम से आता है मार्केट में। 1.2 मिलियन यूनिट उसका लगाते हैं दोस्तों। आईएम लगाते हैं एवरी 21 डेज। और कब तक लगाते हैं, लाइफ टाइम लगाते हैं, टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक एंड वाल्वुलाइटिस। तो दोस्तों ये केवल अब सिंगल यूज है, पहले पेनिसिलिन। तो अभी हम जो ये पढ़ा, ये मैंने इसलिए बताया कि आरएचडी किसी को है तो अपने को पेनिसिलिन यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, ये है ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट है। पेनिसिलिन थी, वर्ल्ड वार में बहुत जाने बची इससे, अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज बाय डॉक्टर्स एंड अदर्स, जो मेडिकल स्टाफ हैं उनके द्वारा इतना ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ, इसका रेजिस्टेंट डेवलप हो गया इसकी वजह से। अब हम इसका यूज इतना नहीं करते हैं। ओनली वन इंडिकेशन है प्रोफाइलेक्सिस फॉर आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज अगर किसी को है तो उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस लिए हम पेंड्यूरा इंजेक्शन यूज करते हैं। 1.2 मिलियन यूनिट आईएम लगाते हैं एवरी 21 डेज। लाइफ टाइम लगाते हैं दोस्तों इसको। क्यों? प्रिवेंट फ्यूचर अटैक एंड वाल्वुलाइटिस, इसको रोकने के लिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये अब यूज नहीं करते, बेस्ट एंटीबायोटिक थी। लेकिन अब क्या यूज करना है, अब कौन सी एंटीबायोटिक, चलो ये नहीं है तो अब कोई दूसरी तो होगी ना। दूसरी क्या यूज करते हैं दोस्तों, दूसरी दोस्तों वो भी पेनिसिलिन है, लेकिन अब कौन सी पेनिसिलिन हम यूज करते हैं, सिंथेटिक पेनिसिलिन यूज करते हैं दोस्तों। तो जो अमोक्सक्लेव है, अमोक्सक्लेव की टैबलेट सब जानते हैं, ऑगमेंटिन 625। ऑगमेंटिन दोस्तों मेरा किसी ब्रांड को प्रमोट करने का इरादा नहीं है, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ वो मेरे को वर्ड याद आ जाते हैं तो मैं इन्हीं को बोलता हूँ। बाकी बहुत नाम से आते हैं, अमोक्सक्लेव बहुत अच्छी अच्छी टैबलेट आती हैं, ऑगमेंटिन से भी अच्छी आती हैं। लेकिन जो अमोक्सक्लेव 625 टैबलेट है, ओरली अपन देते हैं, टीडीएस डोज होती है। अगर अपन बीडी दे रहे हैं दोस्तों तो इसका 875 मिलीग्राम बीडी देते हैं या 625 मिलीग्राम टीडीएस देते हैं। ये दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईएनटी, चेस्ट एंड स्किन इन्फेक्शन। मतलब अगर किसी पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली कहाँ होगा, ईएनटी इन्फेक्शन होगा या स्किन इन्फेक्शन होगा या चेस्ट इन्फेक्शन होगा। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस दोस्तों क्या है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस अमोक्सक्लेव 625 mg की जो टैबलेट आती है दोस्तों वो है। डोज अलग होगा, बच्चों में अलग होगा, वो होगा, मेरे को अमोक्सक्लेव 625 बार बार बोल रहा हूँ। बट अगर एडल्ट पेशेंट है तो
अमोक्सक्लेव देंगे उसको, ये इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। बट दोस्तों अगर कोई पेशेंट सीरियस है, किसी को बहुत ज़्यादा निमोनाइटिस है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो दोस्तों हम उसको आईवी भी दे सकते हैं। आईवी अगर देंगे तो दोस्तों उसके लिए 1.2 ग्राम 8 आवर्ली उसकी डोज होगी। दूसरा दोस्तों इसके लिए अमोक्सक्लेव के लिए जो अपने को एक नेगेटिव पॉइंट है, जो अपने को याद रखना है, ये ब्रेन में नहीं जाती है, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो डज नॉट रीच ब्रेन। तो इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव अगर मेनिंजाइटिस है तो उसके लिए एक नई ड्रग है अपने पास दूसरी, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन देते हैं दोस्तों इसको। एम्पिसिलिन के बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा आप सीख लो। एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा चीज क्या है, एम्पिसिलिन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि नॉट अवेलेबल फॉर ओरल टैबलेट, मतलब ओरल टैबलेट नहीं आती, केवल ओनली इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसलिए हॉस्पिटल सेटअप में ही या अपन किसी एडमिट पेशेंट को ही इसको दे सकते हैं। अमोक्सक्लेव टैबलेट फॉर्म में भी आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है, तो अपन इसको हॉस्पिटल सेटअप में भी दे सकते हैं, और पेशेंट को अगर ओपीडी पेशेंट है तो घर पे भी उसको ले जाके खा सकता है। दूसरा दोस्तों जो एम्पिसिलिन है उसका जो गुड फीचर है या अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये है, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसलिए इसको सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अमोक्सक्लेव को मेनिंजाइटिस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। दूसरा दोस्तों इसकी डोज भी बहुत ज़्यादा होती है, 2 ग्राम 4 to 6 आवर्ली देते हैं। इसलिए इसको एडमिट पेशेंट में ही देते हैं दोस्तों, क्योंकि हर 6 घंटे पे दवाई देना घर पे तो कोई खाएगा नहीं। घर पे तो पेशेंट को एक TDS दवाई लेना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अपना घर में काम भी करना पड़ता है, अपना काम पे भी जाता है कोई भी इंसान। तो एम्पिसिलिन जनरली हॉस्पिटलाइज पेशेंट को देते हैं, और हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ही देते हैं क्योंकि ये आईवी फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, ओरल टैबलेट इसका नहीं आता है। अब दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था अभी, जो अपना ग्राम पॉजिटिव है, ये अपन ने पढ़ लिया। 2 मेन ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। दो दोस्तों जैसा मैंने कहा, इनकी एक और सदस्य है या इनकी बेटी कह दो उसको, मरसा या वर्षा। जब वो छोटी थी तो मरसा थी, बड़ी होके वर्षा बन गई। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसने धीरे धीरे मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट डेवलप किया। तो इसको हमने क्या बोला, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। मरसा एम, मेथिसिलिन आर, रेजिस्टेंट एस, स्टेफाइलोकोकस ए से ऑरियस। फिर बाद में इसने जो मरसा था, जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया थे वो वेंकोमाइसिन से सेंसिटिव थे, मतलब वेंकोमाइसिन से उसको अपन ठीक कर लेते थे, मार देते थे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, वेंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया दोस्तों। तो उसको क्या बन गया, वर्षा बन गया। ये दोस्तों जो भी वर्षा और मरसा, इनको अपन चुड़ैल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका काटा हुआ बचता नहीं है। मतलब अगर किसी को मरसा या वर्षा इन्फेक्शन हो गया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि मेथिसिलिन या वेंकोमाइसिन इन दोनों से दोस्तों रेजिस्टेंट हैं, तो उसको बचना, पेशेंट को बचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। हॉस्पिटल सेटअप में भी बहुत मुश्किल से वो पेशेंट बचता है। दूसरा दोस्तों, ये जो मरसा वर्षा हैं, ये कभी पेशेंट ओपीडी में नहीं आते हैं। ये जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल में क्रिएट किए जाते हैं। हॉस्पिटल में कौन क्रिएट करता है इनको दोस्तों, डॉक्टर्स, उनमें मैं भी शामिल हूं। वो लोग अनएथिकल जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, जो अनजुडिशियस यूज करते हैं एंटीबायोटिक का, तो दोस्तों मरसा वर्षा या और कोई आगे और भी डेवलप होंगे इसी टाइप के बैक्टीरिया, तब दोस्तों ये डेवलप होते हैं। तो दूसरा दोस्तों, ये जो मरसा वर्षा हैं ये क्या इन्फेक्शन करते हैं, ऑब्वियसली दोस्तों ये ग्राम पॉजिटिव के ही पार्ट हैं। तो ये मरसा वर्षा भी वही इन्फेक्शन करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करते हैं। बट इनमें क्या डिफरेंस है, ये नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं होते। इन्फेक्शन वही है, स्किन इन्फेक्शन करेगा, लेकिन वो ठीक नहीं होगा आपके अमोक्सक्लेव से, एम्पिसिलिन से भी ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करेगा, वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर पेशेंट को मरसा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है या वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो वो अमोक्सक्लेव से ठीक नहीं होगा। इसलिए अपन ने इनको नाम दिया था चुड़ैल। चुड़ैल बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका काटा हुआ बचता नहीं है और ये ठीक नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट होता है इनको ट्रीट करना।
तो दोस्तों ग्राम पॉजिटिव परिवार में एक मरसा है, एक वर्षा है। ये दोनों चुड़ैल हैं, इनका क्योंकि इनका कांटा बचता नहीं है। दूसरा इनका नाम क्या है, मरसा मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, और वर्षा मतलब वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। तो ये दोस्तों इनका हुआ मरसा वर्षा। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई अगर ये अमोक्सिक्लेव से ठीक नहीं होते, इन्फेक्शन तो सेम कर रहे हैं, तो इसको अपन कैसे ठीक करेंगे, ठीक तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मरसा है किसी को, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है दोस्तों, तो इसको अपन वेंकोमाइसिन से ठीक कर देते हैं। लेकिन अब वेंकोमाइसिन का क्या ड्रॉबैक है कि वेंकोमाइसिन जो है दोस्तों ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है, वेरी कॉस्टली होता है। और दूसरा अगर कोई पेशेंट वर्षा है, किसी पेशेंट को वेंकोमाइसिन भी रेजिस्टेंट है, तो दोस्तों इसको काम में अपन नहीं ले सकते। तो पहला ट्रीटमेंट अगर मरसा है तो वेंकोमाइसिन दे सकते हैं, वर्षा है तो अभी और आगे अपन लर्न करेंगे कैसे देते हैं दोस्तों। इसका 1 ग्राम 12 आवरली IV देते हैं दोस्तों इसको। दूसरा फिर एक नया दूसरा एंटीबायोटिक है डेप्टोमाइसिन। दोस्तों बहुत ही रेयर एंटीबायोटिक है, ICU वगैरह में यूज होता है जनरली, आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा शायद, जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने कभी। तो ये मरसा वर्षा दोनों को ठीक कर सकता है डेप्टोमाइसिन, बट ये लंग्स में नहीं जाता है, लंग्स में कंसंट्रेट नहीं होता है ये। इस वजह से इसको भी दोस्तों अगर किसी को न्यूमोनाइटिस है तो उसको अपन ठीक नहीं कर सकता ये। तीसरा जो बहुत ही कॉमनली यूज आजकल अपने जो ऑर्थोपेडिशियन है दोस्तों वो करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लाइनेजोलिड। लाइनेजोलिड मरसा को भी ठीक कर सकता है, वर्षा को भी ठीक कर सकता है, और सबसे बड़ी बात ये इसको अपन ओरली ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जो पेशेंट किसी को अगर थोड़ा सा भी हड्डी का इन्फेक्शन है, तो जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन भाई हैं या जो भी हमारे जनरल प्रैक्टिस वाले, वैसे सब लोग लाइनोजोलिड आराम से दे देते हैं पेशेंट को कि कहीं इसको मरसा या वर्षा ना हो जाए। दोस्तों ऐसे नहीं देना चाहिए पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को ये सोच के आप मरसा वर्षा ना हो जाए, ये पेशेंट को अपन लाइनेजोलिड खिलाएंगे, तो अगर सच में कोई पेशेंट अगर मरसा वर्षा का आएगा तो वो उससे अगर रेजिस्टेंट हो गया तो उसको क्या देंगे दोस्तों। दूसरा, अगर कोई पेशेंट मान लो एक आध मरसा वर्षा का आ भी जाता है, अगर अपन लाइनेजोलिड नहीं दे रहे हैं उसको, और उसको अगर मरसा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट या वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट पेशेंट है, तो दोस्तों वो ठीक नहीं होगा, तब उसको अपन को लाइनेजोलिड देना चाहिए। ऐसे ये सोच के कि पहले से ही अपन एक लाइनेजोलिड दे दें जिससे कि इसको मरसा वर्षा ना हो जाए, वो प्रैक्टिस मेरे हिसाब से दोस्तों सही नहीं है। तो लाइनेजोलिड दे सकते हैं, मरसा वर्षा दोनों में ठीक इसको ठीक कर सकता है ये। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरिया को मारता नहीं है, इसलिए इसके रेजिस्टेंट डेवलप करने के दूसरे और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया, इसको IV भी दे सकते हैं और इसको ओरली भी दे सकते हैं। एक और एंटीबायोटिक है दोस्तों, वो है टीकोप्लेनिन। टीकोप्लेनिन भी मरसा वर्षा को ठीक कर सकता है। तो ये अपने को हाईएस्ट एंटीबायोटिक हैं जो अपने को यूज नहीं होते हैं जनरल प्रैक्टिस में। ICU सेटअप जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें दोस्तों ये रेजिस्टेंट जो पेशेंट हैं उनके लिए अपन यूज करते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ मरसा पेशेंट। सबसे पहले वेंकोमाइसिन देते हैं, 1 ग्राम 12 आवरली देते हैं, IV देते हैं, बट ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसकी किडनी पहले से ही खराब होती है, सेप्सिस होता है, तो दोस्तों वेंकोमाइसिन से उसकी और हालत खराब हो जाती है। दूसरा, वेरी कॉस्टली होता है। और सबसे लास्ट जो इसका है कि अगर वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट है पेशेंट को, तो दोस्तों ये काम भी नहीं करता है। तीसरा जो मैंने बताया अभी, डेप्टोमाइसिन यूज कर सकते हैं, मरसा वर्षा दोनों को ठीक कर सकता है, लेकिन इसका लंग्स में नहीं जाता, तो डज नॉट ट्रीट दी निमोनिया। लाइनेजोलिड दोस्तों कैन ट्रीट मरसा वर्षा, बट ये बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, इसलिए रेजिस्टेंट के चांस भी ज़्यादा होते हैं। बट इसकी अच्छी बात यह है, कैन बी गिवन ओरली, 600 मिलीग्राम बीड़ी देते हैं इसकी टेबलेट, और IV हैज टू बी गिवन कवर्ड इन ब्लैक क्लॉथ। अगर किसी पेशेंट को, हाँ दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, मेरे को याद ना रहे कहीं बोलते टाइम, कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि अपनी सनलाइट से डीएक्टिवेट हो जाती हैं या इनएक्टिव हो जाती हैं, तो उनमें से एक लाइनेजोलिड भी है। अगर अपने को किसी पेशेंट को लाइनेजोलिड देना है तो उसको दोस्तों ब्लैक कपड़े से कवर करके देते हैं। और 2 दवाई और हैं जिनको अपन कभी आपको उसमें पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव MCQ में, कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको अपन को सनलाइट से डीएक्टिवेट हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं, इसलिए उनको ब्लैक कपड़े से कवर करके पेशेंट को दिया जाता है। तो ये दोस्तों लाइनेजोलिड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और एम्फोटेरेसिन B, जो कि बहुत ज़्यादा किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तब अपन देते हैं। तो ये 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको अपन ब्लैक कपड़े में लपेट के
पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टीकोप्लेनिन, 400 मिलीग्राम की इसकी टेबलेट आती है। टार्गोसिड के नाम से इसका इंजेक्शन आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग एंट्रोकोकस और मर्सा, इनमें दोस्तों इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में फुल डिटेल। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अगर मैं एक ही में ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव इन सब के बारे में अगर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसकी जो नेक्स्ट ग्राम नेगेटिव और एरोबिक एनारोबिक, इसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो दोस्तों अभी बनाएंगे, तो उसमें अपन लर्न करेंगे। थैंक यू।